कहा था, ये जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, ये अपना एक वेस्ट एशिया की पार्टनरशिप बना रही है। सिर्फ एक आउटसाइड कंट्री उसमें शामिल है और वो है पाकिस्तान। इसलिए आप देखिएगा क्या हुआ है कि तीन बड़ी रीजनल ताकतें और एक पाकिस्तान वो मिल गई हैं, जिसको हम क्वाड बोलते हैं। ये नया क्वाड है वेस्ट एशिया का, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें टर्की है, जिसमें इजिप्ट है और जिसमें सऊदी अरेबिया है। ये सब आपस में बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अब मिल चुका है वेस्ट एशिया के साथ, जुड़ गया है, जबकि पाकिस्तान साउथ एशिया में है। तो ये दोनों रीजन जुड़ गए हैं। इसमें एक खास बात और क्या है, कैसे जुड़े हैं, क्योंकि दोनों केस के अंदर याद करिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब चाइना की टॉप लीडरशिप ने बार बार करा था कि हम पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करेंगे, हम पाकिस्तान की मतलब जंग में भी सपोर्ट करेंगे। उन्होंने किया। वही बात वो ईरान में भी बोल रहे हैं, जब जंग चल रही थी 40 दिन की, कि वी सपोर्ट ईरान टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। तो वो चाइना ने इन दो रीजन्स को मिला दिया है। अब आपका दूसरे सवाल पे आता हूं। देखिए, एमओयू में एक साफ बात लिखी हुई है जिसपे अभी चर्चा नहीं हो रही है दुनिया में, और जो बहुत ही अहम बात है वो ये है कि जो अमेरिका है वो अपनी फोर्सेस को ईरान के नजदीक से हटाएगा 60 दिन के अंदर, फाइनल डील से पहले। अच्छा, अब देखिए, अमेरिका की करीबन 50,000 फौज है 19 बेसिस में 10 कंट्रीज में वेस्ट एशिया में। उसमें से 5 कंट्रीज तो जीसीसी की है, जो कि सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई वहां बैठी हुई है। तो अगर वहां से हटती हैं, जो कि हटानी है, जहां ऑलरेडी बातचीत चल रही है कतर से फोर्सेस का हटने का। कतर देखिए एक बहुत अजीब जगह है जिसका लैंड बॉर्डर नहीं है ईरान के साथ। कतर जो एक्सपोर्ट करता है वो एलएनजी करता है, और उसकी जो गैस फील्ड है वो कॉमन है ईरान के साथ। और कतर में ही जो फॉरवर्ड है हेडक्वार्टर्स अमेरिका की सेंट्रल कमांड का, वो वहां पर है। करीबन 10,000 फौजी वहां अमेरिकन बैठे हैं, उनको वहां से निकलना है। इसीलिए कतारी जो है वो बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान उनको क्या सिक्योरिटी दे सकता है, जैसे पाकिस्तान ने सिक्योरिटी दी है सऊदी अरेबिया को, उनको भी दी है। उनके साथ उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट करा था नवंबर 2025 में। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो ताकतें हैं वो मिल गई हैं अब, और सब मिलके काम एक साथ कर रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया, क्वाड बन गया है, सबकी समझ में धीरे धीरे आ रहा है, हमें पार्टनरशिप में काम करना है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं लेगा, क्योंकि वो लेने से ये फिर काम नहीं हो सकता, वो पार्टनरशिप नहीं होगी। फिर ईरान को देखा जाएगा कि ये हमसे बड़ी ताकत बन गया है, ये हेजीमॉन बन गया है। तो ये हो रहा है। मैं तो पिछले 3-4 सालों से बोल रहा हूं हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। जो आज हम ग्राउंड पे देख रहे हैं वेस्ट एशिया में 3 बड़ी ताकतें हैं। हम मानने को तैयार नहीं है कि चाइना आज एक बड़ी ताकत बन चुका है। हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी जोड़ी हुई है एक ऐसे मुल्क के साथ जो बड़ी ताकत है, पर 12,000 किलोमीटर अवे है अमेरिका, जबकि सारा काम तो यहाँ पे हो रहा है। पावर यहाँ है, कनेक्टिविटी यहाँ है, इकोनॉमिक्स यहाँ हो रही है, हम वहां जा रहे हैं अमेरिका के साथ। फिर आप देखिएगा इजराइल, जेडी वेल्स खुद बोल रहे हैं पब्लिकली कि आज इजराइल जो के साथ कोई भी मुल्क नहीं खड़ा, वो हिंदुस्तान का नाम लेना भूल गए। हिंदुस्तान खड़ा है इजराइल के साथ। देखिए, फॉरेन पॉलिसी हमारी गलत है। मैं बहुत वक्त से बोल रहा हूं, हम फायदा नहीं उठा रहे हैं बदली हुई दुनिया का, तो हम लोग पीछे रह जाएंगे और हमारे जो गरीब लोग हैं वो उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ये है। अब जब लोग बात करते हैं कि अमेरिका वियतनाम में हारा था, अमेरिका अफगानिस्तान में हारा था, हमें ये ध्यान में रखना है उस समय जो दुनिया थी या तो कोल्ड वॉर थी और या यूनिपोलर वर्ल्ड थी। तो अमेरिका वहां से हारा और चला गया क्योंकि अमेरिका फिर भी सबसे बड़ी ताकत था। ये जो हार है ये अलग टाइप की हार है, ये 2 तरीके से अलग है। पहले अलग ये है कि जो हुआ था वियतनाम में, जो हुआ था अफगानिस्तान में, वो धीरे धीरे हुआ था, वो इरेगुलर वॉर थी, वो कई सालों तक चली, 16 साल तक चली वियतनाम की लड़ाई। ये 40 दिन में खत्म हो गई है क्योंकि ये कन्वेंशनल लड़ाई है जो कि एसिमेट्रिकल तरीके से लड़ी गई है। ये इरेगुलर वॉर नहीं लड़ी है अमेरिका, ये ईरान ने जो लड़ाई लड़ी है वो कन्वेंशनल लड़ाई लड़ी है।
पर एसिमेट्रिकल तरीके से। पहली बात हमें यह समझनी है। दूसरी हमें फर्क यह समझना है कि आज जो है अमेरिका की हार का मतलब अलग है। आज अमेरिका की हार का मतलब है कि एम्पायर जो है अमेरिका का, उसका गिरना शुरू हो चुका है, जिसे हम बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द अमेरिकन एम्पायर। और ये बात अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स की समझ में आ जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आज एक नई दुनिया बन रही है और उसका पहला जो एविडेंस है, जो सबूत है, वो हम वेस्ट एशिया में देख रहे हैं। जब मैं बोलता हूं कि जियो पॉलिटिक्स अब जो है वो अमेरिका और यूरोप में नहीं है, उसका मतलब ये होता है कि आज हमारे रीजन में सारी बड़ी ताकतें इसलिए आके काम कर रही हैं, जिसको हम यूरेशिया बोलते हैं, माइनस वेस्टर्न यूरोप, क्योंकि यहाँ पर वेल्थ है, यहाँ पर ताकत है, यहाँ पर कनेक्टिविटी हो रही है, यहाँ जियो इकोनॉमिक्स हो रही है, यहाँ मिलिट्री कंटेस्टेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो हार है अमेरिका की, वो ये हार है कि अमेरिकन एम्पायर नीचे आ गया है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की हमने मिसाल वेस्ट एशिया में देखी है। तो ये सब पहले कहाँ हुआ था? तब उस समय जिसे हम कहते हैं वंस इन अ सेंचुरी चेंज, वो तो अब हुआ है और उसमें फंस गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। जैसे मैंने आपसे कहा, जियो पॉलिटिक्स अब खत्म हो चुकी है यूरोप से भी और अमेरिका से भी, वहां नहीं होती। तो जहां तक यूरोप का ताल्लुक है, अगर आप याद करिएगा जब JCPOA हुआ था, उसके अंदर यूरोप मौजूद था, यूरोपियन कंट्रीज थी। अब जो बात हो रही है न्यूक्लियर की, उसमें यूरोपियन कंट्रीज नहीं है। सिर्फ बात जो न्यूक्लियर की बात है वो होगी सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच में, कोई यूरोपियन कंट्री नहीं है। तो उनका रोल ही खत्म हो गया है, वो तो डिपेंडेंट है नेटो के ऊपर, नेटो खत्म हो गया है। और जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अगर आप देखिएगा जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी थी मागा, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कहने का मतलब ये है, उनको ये अंदेशा था, उनको ये जानकारी थी कि दुनिया मल्टीपोलर बन गई है, पर उनकी ये सोच थी कि मैं इसको फिर से यूनिपोलर बना दूंगा। मैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मतलब अमेरिका फर्स्ट। इसीलिए अगर आप देखिएगा उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, उनकी नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी, एक आती है व्हाइट हाउस से, दूसरी पेंटागन से आती है। दोनों ने जो टॉप इंपॉर्टेंस है वो दी है वेस्टर्न हेमिस्फीयर को, कि वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है। मॉनरो डॉक्ट्रिन की बात हो रही थी, हम उसको दोबारा लाएंगे। उसका कारण ये था कि अगर अमेरिका को बड़ी ताकत फिर से बनना है दुनिया का, तो सबसे पहले उसको अपने रीजन में बड़ी ताकत बनना है। तो उसका तो वहां मसला पड़ा हुआ था। तो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप इस गलत लड़ाई में पड़ गए हैं, जबकि उनको इस समय होना चाहिए था आर्टिक ओशन में, जो वहां मसले हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए था। कहने का मतलब ये है, देखिए अमेरिकन एम्पायर डूब रहा है। अमेरिकन एम्पायर दो बड़ी चीजों पे खड़ा था। पहली चीज उसकी मिलिट्री ताकत, जिसको शिकस्त मिल चुकी है वेस्ट एशिया में, और जिसका इंपैक्ट, जिसका असर उनकी जो बाकी 750 मिलिट्री बेसेस है अक्रॉस द ग्लोब सब पे पड़ेगा। दूसरी ताकत जो उनकी है वो ये है कि जो डॉलर है वो रिजर्व करेंसी है वर्ल्ड की। अब क्या हुआ है कि अगर वो यहां से अपनी बेसेस हटाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये रीजनल कंट्रीज जो है वो रीजनल करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर देंगे। पेट्रो डॉलर धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। अगर पेट्रो डॉलर खत्म हो जाएगा तो अमेरिका खत्म हो गया, उसकी इकोनॉमी खत्म हो गई। तो कहने का मतलब यह है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द अमेरिकन एम्पायर। अमेरिकन एम्पायर डूब रहा है बहुत तेजी से, जो हिंदुस्तान की पॉलिसी नहीं समझ रही है। तो फायदा इस बात को हुआ है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विच इज सपोर्टेड बाय टू ग्रेट पावर्स, चाइना एंड रशिया इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कौन से मुल्क है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में है ग्लोबल साउथ, 80% ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि डेवलपिंग कंट्री है, जिसमें हिंदुस्तान भी एक है। और ग्लोबल साउथ क्यों मजबूत हो रहा है? क्योंकि वो ग्राउंड पे दिख रहा है वेस्ट एशिया में बड़ी ताकत हार गई है। और ये बात तय है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना की, जो आज दुनिया में 193 कंट्रीज है, उसमें 149 कंट्रीज में गई है, वो सब 149 कंट्रीज ग्लोबल साउथ की है। तो कहने का मतलब ये है, ये जीत जो है एक्चुअली में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, राइज ऑफ ग्लोबल साउथ,
ये जो छोटी कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, जिसकी एस्पिरेशंस हैं, जो बेहतर करना चाहते हैं, ये उनकी जीत हो रही है, जिसको सपोर्ट कर रहे हैं चाइना और रशिया। क्योंकि जब आप जैसे अमेरिकन बात करते हैं, ये हार गया, वो जीत गया, ये वो काम नहीं हो रहा है। ये एक पूरी, जिसे वो कहते हैं चाइनीज कॉमन डेस्टिनी फॉर द वर्ल्ड, वो उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ इसमें रशिया जुड़ा हुआ है। देखिए, ब्रिक्स का सम्मेलन होगा क्योंकि ब्रिक्स में जो ज्यादा इंटरेस्ट है इंडिया से, वो चाइना और रशिया का है। क्योंकि जो ब्रिक्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। अगर आप देखिएगा, अभी बातचीत चल रही है, हमारे एनएसए ने एनएसएस को बुलाया है कई बातों पे चर्चा करने के लिए दिल्ली में। तो मेन चर्चा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये देखिए कि कौन किसको वहां मिल रहा है। सारी कंट्रीज जो है वो चीन के जो वोंग ही है मिनिस्टर, उनसे मिल रही हैं। इजिप्ट के लोगों ने उनसे मिला है, ईरानियन के जो डिप्टी आए हैं उनके स्पीकर, उन्होंने उनसे मिला है। तो कहने का मतलब ये है, ब्रिक्स इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि इंडिया कर रहा है, क्योंकि इंडिया की तो क्रेडिबिलिटी पे ऑलरेडी शक पड़ चुका है जब मार्को रूबियो ने ये बयान दिया था कि जो ब्रिक्स में इंडिया जो है हमारी साइड लेता है, ये उनका बयान है। तो उसमें तो शक पड़ गया है, पर उम्मीद ये करी जा रही है, चीन से रशिया ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को ठीक कर लेगा, अदरवाइज ब्रिक्स को कमजोर नहीं होने देंगे। ब्रिक्स अगले साल जा रहा है चाइना के पास प्रेसिडेंसी, तो वो मजबूत ही होगी, वो कमजोर नहीं होगी। ठीक है, हमारी प्रेसिडेंसी जो है, कहना मुश्किल है कि शी जिनपिंग आएंगे कि नहीं आएंगे, अभी सितंबर में है, बहुत दूर है, पर पूरी कोशिश रहेगी मेरी असेसमेंट में चीन की और रशिया की, ईरान की, कि ये कामयाब हो।